हेलो प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, जिसका कि आप लोगों को बड़ा इंतजार रहता है कि बोर्ड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मोर देन 90% मार्क्स आराम से ले सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे केमिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं, दे आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं कि उसके भी 5 पार्ट्स होते हैं। तो जब भी कभी आप केमिस्ट्री को तैयार करें, तो हमेशा इस तरीके से तैयार करें कि उसमें से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि हमें जो भी क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, जनरली 1 वर्ड या 1 और 2 लाइन्स के अंदर देने होते हैं। कोई भी लेंथी क्वेश्चन हमारे नहीं आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मैं चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को करिएगा और आप देखेंगे कि आप बड़े इजीली 90% से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट, देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं वो न्यूमेरिकल्स के हैं। तो उसके बाद तो न्यूमेरिकल है नहीं। तो इन फर्स्ट 4 चैप्टर में से हर चैप्टर में से एक एक न्यूमेरिकल तो 100% आएगा ही आएगा। तो देखिए, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये 100% आएगा, ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। जेड आप जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो इस तरह का न्यूमेरिकल तो ये तो 100% आना ही है। इसके अलावा और देखिए और क्या क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच एन एलिमेंट y फॉर्म्स सीसीपी लैटिस एन एटम ऑफ x ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि दो तरह के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आने की पॉसिबिलिटी है। डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो मेन क्वेश्चन डिफेक्ट में से आता है, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट और एफ सेंटर की डेफिनेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि एक सॉलिड जो है आपका बना हुआ है 2 एलिमेंट से, पी और क्यू से। क्यू आपका कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और पी कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पे। तो इसका फार्मूला बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्यू कॉर्नर पे है, पी बॉडी सेंटर पे है या फेस सेंटर पे है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक इसके अंदर क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कई बार पेपर के अंदर आया है। तो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में देखिए, इसके अंदर से एक तो न्यूमेरिकल आना ही आना है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, मोललिटी, पीपीएम, हेनरी लॉ, राउल्स लॉ। इसके अलावा राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन। मेरे हिसाब से इस साल आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन हेनरी कांस्टेंट एंड सोल्यूबिलिटी। हेनरी कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी कम होगी क्या, ज्यादा होगी। एंड हाउ कैन यू से राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। दिस ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है इस ईयर आ सकता है। इसके अलावा डेफिनेशन है फिर से हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए इस तरह का आ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ ए सेल इज केप्ट इन 1% NaCl सॉल्यूशन। मतलब ये श्रिंक होगी या स्वेल होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो कुछ डेफिनेशन थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अलावा न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, मास परसेंटेज, मोलरिटी, मोललिटी। ये सब फार्मूले मैंने लिखे हैं, फार्मूले भी आप याद कर लीजिएगा। पीपीएम, हेनरी लॉ, राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। देखिए, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम लोग जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि अगर आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, बड़ी मजे की बात यह है, केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। आप जस्ट फार्मूला याद कर लीजिए और न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज आपको निकालनी है उसका फार्मूला पुट कर दीजिए, अपने आप न्यूमेरिकल होता चला जाएगा। आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे आपसे कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, 1/r इंटू एल बाई ए, मोलर कंडक्टिविटी पे। तो लास्ट लॉ की डेफिनेशन, तो लास्ट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए या डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करिए। डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है इस ईयर। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद, कुछ प्रॉब्लम आ रही है लग रहा है इसके अंदर।
वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो आप देख रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपसे इस साल पूछा जा सकता है। इसके अलावा नर्नेस्ट इक्वेशन पे आपको ध्यान देना, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस फार्मूला इज फॉर सेल पोटेंशियल। तो ये जो सेल पोटेंशियल वाला फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आप लोग एनोड अपॉन कैथोड भी कर सकते हैं या लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जिस भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा ई नोट सेल निकालना है, के हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई नोट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नोट एंड इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल एंड डेल्टा जी नोट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो ये चार फार्मूले बस आपको याद करने हैं, इनके ऊपर ही इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसके अंदर फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो अब ये चैप्टर बहुत अच्छा हो गया, सिर्फ यही फार्मूले हमारे पास बचे हैं जिस पर न्यूमेरिकल आएगा। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स बड़ा इजी चैप्टर हो गया है क्योंकि इसके अंदर से भी कुछ टॉपिक्स हमारे कट गए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक न्यूमेरिकल आएगा, कुछ डेफिनेशन आ सकती है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट है डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ reaction. This is a very important question. What is the difference between order of reaction and molecularity of reaction? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। डिफाइन pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, आपको क्या होगा, यूनिट दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसमें एक न्यूमेरिकल इस टाइप का पूछा जा सकता है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, तो राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सेकंड पार्ट है इसका, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल्ड। इसके अंदर इसके अलावा ग्राफ है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो इस पे भी क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ देके आपसे पूछा जा सकता है कि किस ऑर्डर का है। आपसे स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आप जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपके सिलेबस में दो हैं, एक जीरो ऑर्डर के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आपको देखना है कि जीरो ऑर्डर के लिए है या फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जिसके लिए भी है तो आपको, जैसे ये फार्मूला आप देख रहे हैं, दिस इज द फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, K is equal to R naught minus R by T. What is R naught? R naught is initial concentration and what is R? Final concentration. And this is the first order reaction. ज्यादा चांसेस हमारे फर्स्ट ऑर्डर आप पे रिएक्शन पे आने के हैं, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि 90% चांसेस है कि फर्स्ट ऑर्डर पे ही आएगा। 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। आर नॉट आप जानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड भी कांस्टेंट होता है, दैट इज के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ही हमसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल है, इक्वेशन दे दी SO2Cl2 SO2 प्लस Cl2, जब टाइम जीरो है, क्योंकि गैसियस स्टेट में है तो टाइम जीरो है, तो टोटल प्रेशर 0.5 है, 100 पे 0.6 है, और रेट कांस्टेंट निकालिए। तो देखिए मैं जहां तक समझता हूँ, ये जो आप पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट नंबर 9 देख रहे हैं जहाँ पे के है, और क्वेश्चन नंबर 10, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। सरफेस केमिस्ट्री, अब सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ें। सरफेस केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फिजिसोरप्शन एंड केमिसोरप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आता ही आता है। फिर एक क्वेश्चन है व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन कम क्यों हो जाता है। इसके अलावा एक्सप्लेन फ्रेंडली टू एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा आपका, इसमें आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। इसके अलावा डेफिनेशन है मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 8, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसके ऊपर आप अगर देखेंगे तो बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से कोई भी एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा फिर से डेफिनेशन है पेप्टाइजेशन, ब्रेडिगार्क मेथड, डायलाइसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज कोएगुलेशन। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको कोलोइडल सॉल्यूशन दे रखा है
और आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो 99% चांसेस है कि उस क्वेश्चन का आंसर होगा कोएगुलेशन। तो अगर आपको बाई चांस वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप उसका आंसर कोएगुलेशन लिख सकते हैं। हार्डी-स्कल्ज रूल, तो कोएगुलेशन क्या है और हार्डी-स्कल्ज रूल क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से जो आप क्वेश्चन नंबर ये 11th देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सोल है, उसको हमें कोएगुलेट करवाना है। तो K for FeCN6 Na3PO4 और Na2SO4 इनमें से किसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि आखिर कोलोइडल सोल स्टेबल क्यों होते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल। तो ये कुछ क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री के, जो मुझे लगता है कि इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। इसके बाद देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। इसमें थोड़ा-सा लेंथी लगता है बच्चों को ये, लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि इससे छोटा चैप्टर कोई नहीं है। ये लेंथी हमें इसलिए लगता है सिर्फ़ क्योंकि इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हैं, तो रिएक्शंस को देख के हम इस चैप्टर में घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि रिएक्शन ओनली एंड ओनली 1 और 2 मार्क्स की आती हैं। तो अगर मैं रिएक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दूँ, तो इससे ईज़ी चैप्टर पूरा केमिस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं है। और रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो वो भी ईज़ी हैं। कंपटीशन में भी आती हैं, तो हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शंस भी लिखी हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, तो हो सकता है कि मेरे हिसाब से उनमें से ही कोई ना कोई आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगा। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से 99% क्वेश्चन का आंसर होता है कि इनका साइज़ छोटा होता है और इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, तो आप एक बार ज़रूर सोच लें कि कहीं अगर नहीं आता तब तो आपको ये लिखना ही है, क्योंकि 99% ठीक होने के चांसेस है। अगर फिर भी अगर आपका आंसर ये नहीं है, तो एक बार दोबारा से सोच लें उसको, क्योंकि 99% क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। इसी तरह से NH3, H2 और HF, इनका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इनके 99% क्वेश्चन का आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा देखिए ग्रुप 15 में नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, व्हाई R3P डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यही है कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। आप जानते हैं नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक फॉर्म में, लेकिन फास्फोरस टेट्राटोमिक फॉर्म में। क्यों? नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, क्यों? NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, इनको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग करैक्टर के हिसाब से। तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ये जो पॉइंट नंबर 7th आप देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इस पे मुझे लगता है कि 100% इस पे एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। इसके बाद है कंप्लीट द रिएक्शन Cu प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस I2 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। तो देखिए पी ब्लॉक की जो रिएक्शन है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी पेपर में आएगी तो कंप्लीट द रिएक्शन में आएगी। तो बच्चे कई बार इसलिए गड़बड़ कर देते हैं कि वो पूरी रिएक्शन याद करने लग जाते हैं। पूरी रिएक्शन आनी ही नहीं है। जो भी रिएक्शन आएगी वो कंप्लीट में आएगी। रिएक्टेंट आपको दिया होगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। ग्रुप 16 में अगेन फिर वही क्वेश्चन की ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, सल्फर ऑक्टाटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, O2 गैस है, सल्फर सॉलिड है, H2O, H2S, H2SC और H2TE, इनको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो दिस इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाई ओजोन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल, व्हाई? सल्फर इन विच फॉर्म शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक पता है ना आपको, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, तो आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ, इसके बाद है आपके पास लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जस्ट ए मिनट। इसके बाद देखिए यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3, H2SO4, H2S2O7 एंड H2S2O8। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान के ही चलो कि पेपर में आएगी ही आएगी। इनमें से किसी एक की स्ट्रक्चर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इनको अच्छे से देख लेना। H2SO3, H2SO4, H2S2O7 एंड H2S2O8। ग्रुप 17 पे अगर हम चले तो ग्रुप 17 में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में। एक क्वेश्चन है फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम क्यों होती है, व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की, वहां पर आपको सारे आंसर इनके मिल जाएंगे। व्हाई आर हेलोजेंस कलर्ड, फिर से ये क्वेश्चन है HF, HCl, HBr, HI, इनको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, थर्मल
स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने 4-5 रिएक्शंस लिखी हैं, तो ये आपको याद कर लेना। मैंने बहुत ही थोड़ी-सी रिएक्शन लिखी है और अगर आपका लक ठीक हुआ तो मेरे हिसाब से इनमें से ही आपके एग्ज़ाम के अंदर भी रिएक्शन आ जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। इसके बाद इनको अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड, व्हाई आर दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। तो ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं ग्रुप 17 में। अब आते हैं हम ग्रुप 18 पे। तो ग्रुप 18 में एक क्वेश्चन हमारा है, व्हाई नोबल गैसेज हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ रिएक्शंस देख रहे हैं, तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक मुझे लगता है कि आ जाएगी आपके पेपर के अंदर। तो ग्रुप 18 की रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आपको मैं बता दूं कि एक स्ट्रक्चर, दो पी ब्लॉक एलिमेंट में दो स्ट्रक्चर आती है। एक जो मैंने पीछे बताई थी आपको H2SO4, H2SO3, H2S2O7, H2S2O8, उनमें से किसी की आ सकती है। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख दिए, XCF2, XCF4, F6, O3, O4, ICl2 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव, ClF3, SF4, SF6, PCl5। इनमें से किसी एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर आने की पूरी 100% पॉसिबिलिटी है। तो मैं जहां तक समझता हूं इनमें से एक 100% आ जाएगी। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक्चुअली इसलिए अच्छा है, क्यों अच्छा है, मैं डी ब्लॉक एलिमेंट को क्यों अच्छा बता रहा हूँ। देखिए अगर हमारे इस साल सिलेबस में से सबसे ज्यादा डिलीट हुआ है तो वो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में से डिलीट हुआ है। तो इसमें से काफी कुछ हमारा डिलीट हो गया है, तो अब हमारे पास एक बहुत ही छोटा चैप्टर और काफी मार्क्स का चैप्टर बचा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो इसको जरूर अच्छे से कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड जनरली शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दे आर जनरली कलर्ड, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एंड दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जो क्वेश्चन है, इनके ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर यही है कि दे कंटेन पार्शली फिल्ड डी सबसेल। इनकी डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती। तकरीबन तकरीबन क्वेश्चन का आंसर वही है, जिसकी वजह से इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। विच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई, मैग्नीज आंसर है इसका। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पॉइंट नंबर 5 पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Why chromium is 2 plus is reducing and Mn3 plus is oxidizing, although both have D4 configuration। तो ये क्वेश्चन आने की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। E नोट, E नोट यानी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। तो देखिए ऐसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं अभी एक बार बीच में यहाँ भी आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। E नोट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव ऑब्लिक Mn2 प्लस कपल इज मच मोर पॉजिटिव। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर जनरली उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के एक्सप्लेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे हम, जिसमें भी वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड होते हैं, वो हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है, तो उससे हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक व्हाइल द हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक और एसिडिक। क्योंकि हाईएस्ट में ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उनके अंदर ज्यादा होता है। Why the properties of zirconium and hafnium is almost same due to lantanoid contraction। इसके बाद आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। तो आपने देखा डी और एफ ब्लॉक के कितने छोटे से चैप्टर है। जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इन्हीं में से मेरे हिसाब से आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का क्वेश्चन एक जनरली आ ही जाता है। एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है जिसका फार्मूला है CrCl3.6H2O। इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा ली तो 2 मोल AgCl के बन गए, तो हमें फार्मूला बताना है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन है, डेंटिसिटी, लीजेंड, चिलेट इफेक्ट, एम्बिडेंट, लीगेंड। नोमेनक्लेचर पे तो आपको पता ही है कि 100% आना ही आना है। इसकी तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी का, तो वो आप जरूर कर लेना। सोल्ड एग्जाम्पल भी है, अनसोल्ड भी है, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये 100% आना है, 100% जिसे हम कहते हैं। एक उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई NiCl4 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक बट NiCl4 नेगेटिव इज फोर इज डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायमैग्नेटिक जिसमें सारे पेयर्ड होते हैं। इसके अलावा एक इस तरह का क्वेश्चन, FeCN6 3 नेगेटिव, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैग्नेटिक करैक्टर बताओ, स्पिन नेचर बताओ। तो आप जानते हैं कि बॉन्डिंग के आपके पास यहाँ पे 3 थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है,
इस क्रिस्टल फिल्म थ्योरी के बेसिस पे आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अगर D4 है जिसमें डेल नोट की वैल्यू P से कम है। इसके अलावा इस तरह का क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ NiH2 2 पॉजिटिव इज ग्रीन बट ए सॉल्यूशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव इज कलरलेस। तो देखिए बस इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। इसमें एक आइसोमेरिज्म होता था, आइसोमेरिज्म हमारा डिलीट हो गया है। तो ये कुछ थोड़े से क्वेश्चन हैं जहाँ जो मुझे लगता है कि 100% पेपर में आ सकते हैं और आप इनको करके मोर देन 90% ले सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से कर लेना ताकि आप अच्छे नंबर ले पाएं। थैंक यू। और वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। अगेन थैंक यू।